क्या अंबानी का घर जो है वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है? हाँ, वक्फ की ज़मीन पर है अच्छा। और इसका मुंबई हाई कोर्ट में केस भी चला हुआ है। जी। तो सवाल ये है कि जो कई सौ करोड़ अरबों खरबों का एक मकान मोदी जी के दोस्त का है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई वक्फ बोर्ड मुझसे कहते हैं कि लाओ जी चाबी हमें दे दो, और यकीनी तौर पर कोर्ट उसका फैसला करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा। भाई जिसकी जो जगह है वो तो देगा। अगर इंसाफ पसंद कोई जज बैठेगा, नहीं बैठेगा तो वो जो भी होता है आजकल हो ही रहा है। मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि डेमोग्राफी चेंज ना होने दो, उनकी बराबरी तो करो। हम 80 करोड़ तो हो जाएं भाई। उनके यहाँ तो हम दो हमारे दो का एक कॉन्सेप्ट है, मुसलमान के यहाँ नहीं है ना। आप क्यों उस कॉन्सेप्ट पर अमल कर रहे हो? आप तो जब 80 करोड़ हो जाएं, इनके बराबर हो जाएं हम, एक तो ये है कि ये जो नफरती चिंटू है फिर ये आवाज नहीं निकालेंगे, बैलेंस हो जाएगा। देश की आबादी तो फिर कहाँ चली जाएगी? 140 करोड़ तो हम ऐसे ही हो गए हैं। मेरे भाई जी। आप देश की आबादी देख रहे हो, पूरी दुनिया की कितनी आबादी है? कौन दे रहा है उसको खाने को? अगर सेकुलर कोई हिंदू हो जो चाहता हो कि भाई ठीक है वक्फ बोर्ड उन्नति करे, तरक्की करे और उससे गरीब मुसलमानों को भला हो, तो अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ऐसा आदमी लाओगे कहाँ से? यहाँ तो आए दिन रोज़ाना जो इस्लाम, मुसलमान, वक्फ बोर्ड, कुरान, जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो जग जाहिर है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 17 मार्च को जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो इससे लगभग 20 करोड़ मुसलमान जो है वो आहत होंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी साहब से कि आखिर जो सरकार इसमें जो चेंज लाना चाह रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को इससे आहत होंगे, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वक्फ में जो संशोधन लाना चाह रही है सरकार, यकीनी तौर पर इससे मुसलमानों पर और वक्फ प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, वर्तमान सरकारों ने यानी कांग्रेस सरकार ने 1954 में एक कमेटी बनाई, उसने पूरे देश का सर्वे किया, 69 में उसकी रिपोर्ट सौंपी गई, 70 में एक गजट आया और तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया कि ये इतने बीघा, इतने बिस्वा, फला जगह पर ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। उसकी सारी डिटेल तैयार की गई और तमाम हिंदुस्तान में वक्फ बोर्डों का गठन हुआ, हर स्टेट में अलग अलग, और वो प्रॉपर्टियाँ उनको सौंप दी गई केयर टेकर बनाकर कि वक्फ बोर्ड अब इनकी देख रेख करेगा। मुतवल्ली कहते हैं। नहीं, मुतवल्ली अलग चीज़, मुतवल्ली वक्फ बोर्ड बनाता है। जी। सरकारों के वक्फ बोर्ड होते हैं और वक्फ बोर्ड फिर आगे मुतवल्ली बनाता है। ठीक है। तो ये जब सरकारों के काम हैं, सरकारों ने ये सारी प्रॉपर्टी दी हैं, ये अलग बात है कि हमारे पुरखों की ये दान की हुई प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकारों ने चिन्हित करके दी है। और मैं मानता हूँ बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जो उस वक्त सरकार की नज़र में नहीं आई होंगी। ये जितनी प्रॉपर्टी नज़र में आई वो तमाम के तमाम उसने वक्फ बोर्डों को दे दी। उसके बाद में 1995 में एक अमेंडमेंट आया उसमें, और अमेंडमेंट ये आया, दो चीज़ें मुख्य रूप से उसमें दी गई बोर्ड को। एक तो ये कहा गया कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुराने किराए पर चल रही हैं, किसी का 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे किराया चल रहा है, आप आज के सर्किल रेट के हिसाब से उसका किराया कर सकते हैं। एक तो ये उसको पावर मिली। दूसरी पावर जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होता है उसको दी गई 54 के एक नोटिस की पावर कि जो लोग नाजायज़ काबिज बैठे हुए हैं, इलीगल ऑक्युपाइड हैं, उनको आप एक नोटिस कीजिए 54 का और ये कहिए कि भाई या तो आप किराएदारी में आ जाओ लीगल तरीके से, या फिर हमारी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दो, छोड़ दो। और उसके लिए बाध्य किया गया एसडीएम और पुलिस को, स्टेट पुलिस और एसडीएम, कि भाई आप जो है वक्फ बोर्ड का इसमें साथ देंगे और वो प्रॉपर्टी खाली कराएंगे। ये 1995 में आया, 2013 में जाके इस पर अमेंडमेंट हुआ, सॉरी इम्प्लीमेंट हुआ, अमेंडमेंट ने इम्प्लीमेंट हुआ। जब तक वक्फ बोर्ड संभलता, इस पर कार्रवाई करना शुरू करता, बीजेपी सरकार आ गई। उसके बाद में मैं दिल्ली की आपको बात कहता हूँ, दिल्ली में करीब 250 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, मेरे पास पेपर भी हैं उनके, जो सरकारों के पास हैं,
केंद्र सरकार के पास, उनकी एजेंसियों के पास, दिल्ली सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास, और वो बीघों में है। 250 बीघा ज़मीन है पूरी। अब 250 बीघा ज़मीन आज के रेट के हिसाब से, अगर सर्किल रेट के हिसाब से उसका किराया आप कैलकुलेट करें तो वो करोड़ों में होता है, बल्कि सैकड़ों करोड़ों में होता है पर ईयर। जब सैकड़ों करोड़ पर ईयर होगा तो फिर वक्फ बोर्ड अपने उन कमज़ोर तबके के जो मुसलमान हैं, गरीब नादार मुसलमान हैं, उनकी मदद कर सकता है। लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके पास है नहीं, सरकार के पास है, सरकार उसका किराया भी नहीं देती। तो अब वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां सरकार ने कब्जा रखी हैं, किराया उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो गरीब मुसलमानों को कैसे देखेगा? ये जो मुद्दा उठा रहे हैं कुछ लोग कि साहब वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, वो तो जब करेगा ना। भाई इस मकान का मालिक तो मैं हूँ, लेकिन इख्तियारात आपके पास हैं उसके, मैं इसमें कील भी नहीं लगा सकता, तो फिर मैं कैसा मालिक हुआ? मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। इसलिए सरकार जो है उन तमाम प्रॉपर्टियों को लीगल करना चाहती है अपने लिए, जो 250 बीघे ज़मीन उसके और सरकार के एजेंसी। फायदा किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। इसलिए इसमें इन्होंने एक चीज़ और इसमें ख़त्म की है, बाई यूज़र। एक बाई यूज़र एक क्लॉज है इसमें, यानी जो भी आदमी किराएदार है, पहले कानून ये था कि वो किराएदार ही रहेगा, वो मालिकाना हक नहीं जता सकता। और ये है भी, वक्फ प्रॉपर्टी को छोड़कर आप जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले जाइए, अगर कोई आदमी किसी की जगह पर 50 साल भी किराएदार रहा तो कोर्ट में जाकर मालिकाना हक तो नहीं जता सकता, वो रहेगा तो किराएदार ही। तो ऐसे ही वक्फ बोर्ड में भी था, लेकिन इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। यानी अगर 10-20 साल कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी पर काबिज है तो वो कोर्ट जा सकता है और वो अपना मालिकाना हक उस पर जता सकता है। जेपीसी बनाया गया था ना इसके लिए? जेपीसी बनाया गया था, जेपीसी भी तो उन्हीं लोगों की थी ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें हिंदुओं को क्यों शामिल किया जा रहा है, जबकि मुसलमान को आपको रखना चाहिए इसके अंदर? ये भी एक बात है जी। आप मुझे बताइए, जितनी भी मंदिरों की कमेटियां हैं जो सरकार के अंडर में हैं, क्या उसमें किसी मुसलमान को शामिल किया आपने? अगर उसमें किसी मुसलमान को शामिल किया हो तो वक्फ बोर्ड में भी आप हिंदू को रख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उधर भी मुसलमान हो जाएंगे, इधर भी हिंदू हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। आप अपने मंदिरों की कमेटियों में तो मुसलमानों को रखते नहीं हो, ईसाइयों को रखते नहीं हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुओं को ला रहे हो। हमें इससे एतराज़ नहीं है। एतराज़ इससे है चूँकि वो किस माइंड का आदमी होगा, वक्फ बोर्ड के कार्यों को सही से चलने देगा कि नहीं चलने देगा, या वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने पे काम करेगा। हमें दिक्कत उस चीज़ से है, हिंदू से दिक्कत नहीं है। अगर सेकुलर कोई हिंदू हो जो चाहता हो कि भाई ठीक है वक्फ बोर्ड उन्नति करे, तरक्की करे और उससे गरीब मुसलमानों को भला हो, तो अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ऐसा आदमी लाओगे कहाँ से? यहाँ तो आए दिन रोज़ाना जो इस्लाम, मुसलमान, वक्फ बोर्ड, कुरान, जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो जग ज़ाहिर है। सरकार कहती है कि वक्फ के अंदर जो है वो घोटाले हो रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए एक बिल ला रहे हैं ताकि जो घोटाले हो रहे हैं अंदर ही अंदर, जो लोग पैसे खा रहे हैं, वो चीज़ बंद होनी चाहिए। और सरकार जो घोटाला कर रही है प्रॉपर्टी को लेकर, मैंने बताया ना कि 250 बीघा ज़मीन सरकारों के पास है। सबसे पहले तो इस घोटाले को ख़त्म करो ना। आप अगर ईमानदार हैं इसके लिए कि भाई वक्फ बोर्ड में घोटाला नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, तो आप कहिए कि साहब ये जगह हमारे पास थी आपकी, आप इसको ले लो, हम आपको वापस दे रहे हैं, या इसका आज का सर्किल रेट का जो किराया बनता है वो किराया हमसे ले लो। सबसे बड़ा करप्शन तो सरकार कर रही है वक्फ बोर्ड के साथ में, सबसे बड़ा घोटाला तो सरकार कर रही है, और सरकार उसी घोटाले को ऑथराइज करने के लिए ये इस तरह का बिल ला रही है। दूसरे एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, मुंबई के अंदर एक मकान है इंटीलिया। मैं आने वाला था इस पर कि क्या अंबानी का घर जो है वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है? हाँ, वक्फ की ज़मीन पर है। अच्छा। और इसका मुंबई हाई कोर्ट में केस भी चला हुआ है। ये करीब 2006 की बात है। उस वक्त में जो चेयरमैन थे, उस चेयरमैन ने अंबानी से मिलकर जो है इस जगह को इल्लीगल उसको किराए पे दे दिया। देखिए होता क्या है, जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होता है वक्फ बोर्ड का तो उसमें 1/3 मेजोरिटी चाहिए। जैसे सरकारों में भी आपने देखा हो, सरकार बनने के लिए 1/3 मेजोरिटी चाहिए, नहीं तो नहीं बनती सरकार। तो यहाँ भी 1/3 चाहिए। यानी अगर आपके 8 मेंबर हैं
तो उनमें कम से कम 6 मेंबर आपको चाहिए। वहां ऐसा नहीं हुआ। 8 मेंबरों में से 4 मेंबरों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। उस वक्त पास हो गया, वो जगह उनको दे दी गई। कुछ लोग बाद में उठे, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उस पर एक कमीशन मुकर्रर किया, सर्वे कमीशन, और उसने इन तमाम चीज़ों का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट लगाई कि हाँ, ये रेजोल्यूशन गलत है। अंबानी को ये घर इलीगल तरीके से दिया गया 20 करोड़ रुपए लेकर। ये भी एलिगेशन लगाया कि 20 करोड़ रुपए लेकर ये घर इलीगल तरीके से दिया गया। हाई कोर्ट में उसमें आज भी मामला लंबित है। तो सवाल ये है कि जो कई सौ करोड़ अरबों खरबों का एक मकान मोदी जी के दोस्त का है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई वक्फ बोर्ड मुझसे कहते कि लाओ जी चाबी हमें दे दो, और यकीनी तौर पर कोर्ट उसका फैसला करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा। भाई जिसकी जो जगह है वो तो देगा। अगर इंसाफ पसंद कोई जज बैठेगा, नहीं बैठेगा तो वो जो भी होता है आजकल हो ही रहा है। तो सवाल ये है कि जब ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों में है, तो आप बाई यूज़र को ख़त्म कर रहे हो, आप जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसको देना नहीं चाह रहे हो, तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं शक तो होगा, लोग तो उठेंगे। हमारे पुरखों ने ये ज़मीन इसलिए तो नहीं दी कि आप इसको हड़प कर जाएं। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत जो भी लोग इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं भी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि मैं पार्टी का हिमायती हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड के बिल के ख़िलाफ़ हूँ। और मैं सरकार से कई बार मैंने कई और चैनलों पर भी कहा है कि सरकार इसमें जल्दबाजी ना करें, ये मामला उल्टा पड़ सकता है। शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट होने की बात कर रही है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर रहा है इस तरीके की, लेकिन वो कह रहा है कि हम जगह जगह व्यापक आंदोलन करेंगे अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है। नहीं, उस पर जो है एक पत्रकार ने सवाल किया उनसे, पर्सनल बोर्ड के मेंबर से, कि क्या शाहीन बाग की तरह इस पर होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शाहीन बाग की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ जगह जगह इस पर प्रोटेस्ट होंगे, धरने प्रदर्शन होंगे, और ये संवैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, वक्फ बोर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी क्राउड आपके पास आएगा वो जंतर मंतर पे आए, ये जहाँ भी आप धरना दें, वो किसी सरकारी प्रॉपर्टी को या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये भी सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा। कल को ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इन धरने प्रदर्शनों में, जैसे आपने देखा होगा कि शाहीन बाग के धरने में भी एक हिंदू लड़का घुसाया और उसने गोलियां तक चला दी। यहाँ भी ऐसे ही होगा। इस धरने को ख़त्म करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए कुछ लोग घुसेंगे, इसमें नैरेटिव चलाया जाएगा। बिल्कुल चलाया जाएगा, क्योंकि सरकार इस मूड में है कि बिल पास हो। लेकिन सरकार भी जो भाजपा की सरकार है वो एनडीए 3.0 है, बीजेपी 3.0 नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अब ये लोग, इन लोगों की गिनती जो होती है, ये इन नेताओं की, वो होती है सेकुलर पार्टी के अंदर। तो एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इन दोनों का जब सदन के अंदर ये बिल पेश होगा कि ये किन की तरफ जाते हैं। ये सरकार की तरफ जाएंगे भाई। अच्छा, ये कैसे वक्फ बोर्ड की तरफ क्यों जाएंगे, वो बताइए आप मुझे। इसलिए जाएंगे सरकार की तरफ, जो केंद्र से हजारों करोड़ का प्लान मिलता है किसी भी स्टेट को, वो उसको क्यों छोड़ेंगे भाई। कल को सरकार से अनबन करके अपने तमाम मंसूबे पर पानी थोड़े फेरेंगे। बिहार में चुनाव भी है। बिहार में चुनाव भी है जी, बिहार में चुनाव भी है। और एक मुस्लिम तबका नीतीश कुमार को भी वोट देता है। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। नीतीश कुमार को पहले भी मुसलमान ने वोट दिया है, और ये कई बार जो है बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। ये सारी चीज़ें देखिए राजनीति का हिस्सा है, इसको हर वोटर समझता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट कर देंगे तो बिल पास हो जाएगा ना, ज़्यादा चांसेस है पास होने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको सपोर्ट करना ना करना ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। मैं फिर कहता हूँ, ये भी तो बेसिक हिंदू है ना जी, बेसिक हिंदू है। ये भी हिंदू वोट इनको भी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, इवन कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस मुसलमानों के पास नहीं जाती, मंच साझा नहीं करती, वोट नहीं मांगती, ऐसे ही सब पार्टियां कर रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अगर ये सही में मुसलमान के हितैषी हैं
तो इनको इस वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए। और ये इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और ख़ास तौर से नीतीश बाबू का, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। चंद्रबाबू नायडू तो 5 साल के लिए सेव हो गए, लेकिन उनका तो इलेक्शन आने वाला है। अगर नीतीश ने ऐसा कर दिया तो फिर तो वो ये समझ लें कि मुसलमान वोट तो उसको मिलेगा नहीं, ये तो तय है। छटक जाए, बिल्कुल छटकेगा, यकीनी तौर पर छटकेगा। और मैं कहता हूं कि जो मुसलमान वक्फ बिल पास होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार ने वक्फ बिल की हिमायत में वोट कर दिया और फिर भी मुसलमान उसको वोट देता है, तो मैं समझता हूं वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान को वोट ही नहीं देना, मुसलमान को वोट देना ही नहीं चाहिए अगर वो हिमायत करता है वक्फ बिल की। तो मेरा मानना ये है कि सरकार को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी पब्लिक में जाना है, हमारे लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा। हम कैसे बात करेंगे? जो एक प्लान लेकर हम चले हैं कि भाई बीजेपी के साथ मुसलमान आए, आप तो उसको और दूर करने का काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, वक्फ जैसे चल रहा है उसको चलने दो। हिंदुस्तान में मुसलमान जो है अब थोड़ी तादाद में नहीं है, यहाँ कम से कम 40 करोड़ मुसलमान हैं अगर आज मर्दमशुमारी कर ली जाए। आबादी बढ़ गई है आपके। बिल्कुल बढ़ गई है, यकीनी तौर पर बढ़ गई है। और मैं तो कहता हूँ, देखिए ये जो लोग जो नफरती चिंटू हैं, आपने भी बहुत सारे बयानात सुने होंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुसलमान जहाँ होता है वहाँ हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है। ये बयान अगरचे मुस्लिम मुखालिफ है, लेकिन ये सही है बयान। ये इसलिए सही है, मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि डेमोग्राफी चेंज ना होने दो, उनकी बराबरी तो करो। हम 80 करोड़ तो हो जाएं भाई। उनके यहाँ तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, मुसलमान के यहाँ नहीं है ना। आप क्यों उस कॉन्सेप्ट पर अमल कर रहे हो? आप तो जब 80 करोड़ हो जाएं, इनके बराबर हो जाएं हम, एक तो ये है कि ये जो नफरती चिंटू हैं फिर ये आवाज़ नहीं निकालेंगे, बैलेंस हो जाएगा। देश की आबादी तो फिर कहाँ चली जाएगी? 140 करोड़ तो हम ऐसे ही हो गए हैं। मेरे भाई, आप देश की आबादी देख रहे हो, पूरी दुनिया की कितनी आबादी है? कौन दे रहा है उसको खाने को? कौन दे रहा है? किसी भी देश का कोई बादशाह किसी को खाने को दे रहा है? छोट-मोटी स्कीमों को छोड़कर। पर बेरोजगारी है देश में, महंगाई, ये भी तो अहम मुद्दा है ना। इसमें से पाकिस्तान अलग हो गया, जाके देखो हम, महंगाई बेरोजगारी का आलम। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, था, अब जमहूरियत में आ गया। अब मांग चल रही है उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की। नहीं, जमहूरियत में आ गया, जाके देखो क्या पोजीशन है उसकी। श्रीलंका में देखो जाके क्या पोजीशन है। जो छोटे देश हैं उनकी कोई गारंटी थोड़ी है कि वो बहुत विकसित होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पॉपुलेशन है, जिसको हम ईश्वर या खुदा कहते हैं, जिसने ये पूरी सृष्टि को रचाया और बसाया है, जिसने इंसान को पैदा किया है, मेरी आस्था ये है कि खुदा जब किसी इंसान को दुनिया में भेजता है तो उसकी रोज़ी पहले भेजता है, फिर उसको भेजता है। मेरे और आपके बस की बात नहीं है कि हम किसी को पाल सकें, हम एक वाहिद जरिया बन सकते हैं। आप कह रहे हो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सरकारें कैसे कर, आप मुझे बताइए, सरकार 5 किलो राशन दे रही है जी, क्या 5 किलो राशन में एक फैमिली चल जाती है? उसमें भी 4 किलो दे रही है। और खर्चे नहीं है इसके अलावा? अब मुझे बताइए, 140 करोड़ जो हम हैं यहाँ पे, क्या सरकार इनको, अगर सारा खर्चा सरकार के ऊपर आ जाए, मैं कहता हूँ 1 महीना भी नहीं चला पाएगी सरकार। ये तो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से 2 रोटी कमा रहे हैं। सरकारों को चाहिए इन चीज़ों पे ध्यान न दे, सरकार को ध्यान देना चाहिए बेरोज़गारी कैसे कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो, आपका एजुकेशन कैसे बढ़े, हमारा महंगाई जो है वो कैसे कम हो। ये सारी चीज़ें, इन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है, बच्चे कौन ज़्यादा पैदा करेगा, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, और हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, मंदिर कहाँ निकलेगा, मस्जिद। ये सारी चीज़ें सरकारों के काम नहीं है। ये इसीलिए हमारे देश में डिसबैलेंस है। ऊपर वाले ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दे के भेजा है।
एक आदमी ऐसा तो है नहीं कि वो बढ़ाई का भी काम कर लेगा, लोहार का भी कर लेगा, राजमिस्त्री का भी कर लेगा, इलेक्ट्रिशियन का, ऐसा तो है नहीं कोई भी। उसने बांटा है, ये ऊपर वाले का कर्म है।